नमस्कार दोस्तों, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज ज्योग्राफी के हम एमसीक्यू टाइप पार्ट 5 को देखेंगे। इसमें हम भारत के अपवाह तंत्र और उसके नदी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, इस पार्ट के द्वारा हम 2 पार्टों में पूरा कवर करेंगे अपवाह तंत्र को। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं। ऑप्शन ए है जल संभर, ऑप्शन बी है जल विभाजक, ऑप्शन सी है दोआब और ऑप्शन डी है तराई। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर हमारा होगा दोआब, ऑप्शन सी। दोआब हमारा सही हो। तो सबसे पहले ये जानना है जरूरी कि दोआब होता क्या है। तो देखिए, 2 नदियों के बीच के उपजाऊ भाग को हम लोग दोआब कहते हैं। और ये जो दोआब है ये मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में 2 नदियों के बीच में स्थान ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी, दोआब। और इसका जो ऑप्शन ए है जल संभर, जल संभर जल संरक्षण की एक विधि होती है। जल संभर जो है जल संरक्षण की एक विधि है। और ऑप्शन बी इसका जो जल विभाजक है, तो हम इसके शब्द से ही अनुमान लगा सकते हैं कि जल विभाजक से क्या तात्पर्य है। जल विभाजक मतलब जल, और विभाजक जल को विभाजित करने वाला, मतलब जल की दिशा, जो जल प्रवाह की दिशा है उसको विभाजित करने वाला स्थलाकृत हम जल विभाजक कहते हैं। हमारा ऑप्शन डी जो तराई क्षेत्र है, नदियों का जो मैदानी दलदली मैदानी क्षेत्र होता है उसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। तो और भारत के कुछ प्रमुख दोआब जो हैं उनका वर्णन इस प्रकार है। देखिए, जो हमारा विष्ट दोआब है ये व्यास और सतलज के बीच में स्थित है। जो हमारा बारी दोआब है व्यास और रावी नदी के बीच में स्थित है। जो हमारा रचना दोआब है ये रावी और चेनाब के बीच स्थित है। तथा हमारा चाज दोआब चेनाब झेलम के बीच स्थित है। और हमारा सिंध सागर दोआब झेलम और सिंधु के बीच में स्थित है। ये हमारे कुछ प्रमुख दोआब हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इनको याद रखिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है नर्मदा और ऑप्शन डी है गोदावरी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जो गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई जो है 1465 मीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 मीटर है और इसकी उत्पत्ति नासिक, जो महाराष्ट्र में स्थित है नासिक जिला, उसके त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होती है। गोदावरी नदी की उत्पत्ति नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होती है। और इसको हम रिटन रूप में भी है, इसके कुछ अन्य फैक्ट्स हैं, इनको आप लोग याद करिएगा। इसका जो अन्य नाम है इसे हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं, वृद्ध गंगा भी कहते हैं। और इसकी सहायक नदियों में बेन गंगा, वर्धा, पेन गंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर एवं सबरी हैं। तो इन पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन बन सकता है इससे। चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है। देखिए, पिछले ही क्वेश्चन से हमने चर्चा की है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए नासिक। गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है नासिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? ये भी पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ ऑप्शन होगा हमारा बी, गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से वह कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी है नदी जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो देखिए, जो हमारी ऑप्शन ए है हमारा महानदी, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है रावी और ऑप्शन डी है चेनाब। तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्रा, इसकी उत्पत्ति स्थान भारत में न होकर तिब्बत की मानसरोवर झील के निकट आंगसी हिमनद है। ब्रह्मपुत्रा का उत्पत्ति स्थान आंगसी हिमनद है, जो कि तिब्बत में है। और इसे हम तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। इसका तिब्बती नाम सांगपो है और ये भारत में इसका प्रवेश अरुणाचल प्रदेश में होता है, जहाँ इसे हम दिहांग के नाम से जानते हैं। और असम की घाटी में जब ये प्रवेश करती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र के रूप में जाना जाता है। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो 1100 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। इसके पॉइंट्स को हमने अन्य तरीके से भी नोट किया। इसके कुछ अन्य पॉइंट्स है, ये आपके लिए अच्छे रहेंगे। इनके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा कि उद्गम स्थल इसका है, तिब्बत में क्या नाम है, भारत में प्रवेश स्थान और नाम, और इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियों में हम दिबांग, लोहित, धनश्री, कामेंग, मानस और संकोच तथा कापिली नदी है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? देखिए,
ऑप्शन ए दिया हुआ है गोदावरी, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है रावी और ऑप्शन डी है घाघरा। तो देखिए जो हमारा ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी रावी, ये तीनों उद्गम स्थल तीनों का भारत क्षेत्र ही है। जबकि जो हमारा डी ऑप्शन है घाघरा, इसका उद्गम क्षेत्र नेपाल है। नेपाल के ये तकलाकोट से 37 किलोमीटर दूर म्यापसा तुंग हिमानी से निकलती है। घाघरा की उत्पत्ति तकलाकोट से 37 किलोमीटर दूर म्यापसा तुंग हिमानी है। और भारत में यह छपरा के पास गंगा में गंगा की सहायक नदी है और इसका संगम गंगा में छपरा के पास होता है, जहाँ इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। और जबकि हमारा गोदावरी आप जानते ही हैं, गोदावरी महाराष्ट्र है, नासिक में इसका उत्पत्ति है। झेलम की उत्पत्ति है कश्मीर के बेरीनाग झरने से। झेलम नदी हमारी कश्मीर के बेरीनाग झरने से उत्पन्न होती है। और रावी नदी का उत्पत्ति स्थान है हिमाचल के कांगड़ा जिले से। और दर्रे किस दर्रे से निकलती है? ये रोहतांग दर्रे से। तो रावी नदी हमारी, इसका नाम भी रोहतांग दर्रे के नाम पे ही रावी नदी पड़ा हुआ है। तो ये कांगड़े जिले से निकलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन दिया हुआ है ए हिंदू कुश, ऑप्शन बी है हमारा हिमालय पर्वतमाला से, ऑप्शन सी है हमारा काराकोरम पर्वतमाला से, ऑप्शन डी है हमारा कैलाश पर्वतमाला से। फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर हमारा है वो ऑप्शन डी है, कैलाश पर्वतमाला से। क्योंकि यह जो है मानसरोवर झील के स्थित है। कैलाश पर्वतमाला मानसरोवर झील में है और यह पर्वतमाला ट्रांस हिमालय का भाग है। सिंधु नदी जो है जहाँ से निकलती है वो कैलाश पर्वतमाला से, और कैलाश पर्वतमाला जो है ये ट्रांस हिमालय का भाग है। इसके कुछ और पॉइंट्स हैं सिंधु नदी के बारे में, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जैसे इसका दिया हुआ है उद्गम स्थान, सहायक नदियाँ, इसके किनारे बसे नगर। कभी कभी ये पूछ लेता है कि इसके किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं। तो देखिए तिब्बत में मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत जो कि ट्रांस हिमालय का एक भाग है, इसका उद्गम स्थल है। और इसकी सहायक नदियाँ सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंगी, जास्कर और गिलगिट इत्यादि इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? ऑप्शन दिया हुआ है ए गंगा, ऑप्शन बी दिया हुआ है यमुना, ऑप्शन सी दिया हुआ है सतलज और ऑप्शन डी दिया हुआ है रावी। तो देखिए सतलज जो नदी है इसका मानसरोवर झील के निकट राकसताल, जो राकसताल है मानसरोवर झील के निकट, ये इसका उत्पत्ति स्थान है। और यह जो भारत से पार उत्पन्न होने वाली नदियां हैं उनमें इसका प्रमुख स्थान है। जैसे सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों भी भारत पार से ही उत्पन्न होती हैं, भारत की उत्पत्ति नहीं है इनकी। जबकि जो हमारी गंगा, जमुना है, ये दोनों हिमालयी क्षेत्र की नदियां हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी होगा, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? भारत में किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है नर्मदा और ऑप्शन डी है गोदावरी। तो देखिए जो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो ऑप्शन बी है यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। उसका कहने का कारण ये है क्योंकि ये बहुत ही गंदी है, मतलब इस गंदगी बहुत ज़्यादा होने के कारण इसको हम लोग खुला नाला कहते हैं। बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है यमुना, इसीलिए इसको खुला नाला कहा जाता है। भारत का खुला नाला यमुना को कहा जाता है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नोक्त में से कौन सी है? मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली निम्नोक्त में से कौन सी नदी है? ऑप्शन ए दिया हुआ है घाघरा, ऑप्शन बी दिया हुआ है गोमती, ऑप्शन सी दिया हुआ है कोसी और ऑप्शन डी दिया हुआ है बेतवा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो डी है वो सही ऑप्शन है, क्योंकि ये जो हमारी बेतवा नदी है ये मध्य प्रदेश के कुमार गांव के समीप, मध्य प्रदेश का जो कुमार गांव है इसके समीप विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और यूपी के हमीरपुर में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के हमीरपुर में ये जमुना में नदी में मिलती है। इसकी जो मिलन स्थान है, इसका जो संगम स्थान है जमुना में, वो यूपी का हमीरपुर है, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में। और फ्रेंड्स जो हमारी ये ऑप्शन सी दिया हुआ है कोसी की उत्पत्ति माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान से है। जो गोसाई थान नामक चोटी है माउंट एवरेस्ट की, उसके पास से कोसी की उत्पत्ति है। गोमती की उत्पत्ति हमारे यूपी के पीलीभीत से होती है। और घाघरा की उत्पत्ति आप पिछले क्वेश्चन में चर्चा हो चुकी है, घाघरा की उत्पत्ति नेपाल से होती है। तो यहाँ पे हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन क्या होगा? डी, बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से वह कौन नदी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? विभ्रंश घाट से कर बहने वाली नदी कौन सी? ऑप्शन ए दिया हुआ गोदावरी, ऑप्शन बी है नर्मदा,
ऑप्शन सी है कृष्णा और ऑप्शन डी है हमारा महानदी। तो सबसे पहले यहाँ फ्रेंड्स जानना ये जरूरी कि रिफ्ट वैली होती क्या है, विभ्रंश घाटी होती क्या है। तो किसी धरातल पर जब दो सामान्य भ्रंशों के बीच का काफ़ी भाग, मतलब दो भ्रंश जो होते हैं, भ्रंश के बीच का काफ़ी भाग नीचे की ओर धंस जाए तो जो निर्मित होती है या स्थलाकृति घाटी जो निर्मित होती है उसे हम रिफ्ट वैली कहते हैं। और भारत में रिफ्ट वैली में बहने वाली नदियों में नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदियाँ जो हैं ये अपभ्रंश घाटी क्षेत्र या रिफ्ट वैली क्षेत्र से ही होकर बहती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या है, बी नर्मदा। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन ए है इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, ऑप्शन बी है इससे अधिकतम मृदा अपरदन होता है, ऑप्शन सी है इससे इनके खतरनाक झरने बन जाते हैं, यह बारहमासी नदी नहीं है। ऑप्शन डी हमारा है यह बारहमासी नदी नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा, या इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आ जाती है क्योंकि दामोदर नदी हमारी रिफ्ट वैली से होकर बहती है और रिफ्ट वैली से होकर बहने के कारण इसमें अगर कम भी पानी रहता है तब भी इसका वेग जो है प्रचंड हो जाता है और ये तबाही ज़्यादा मचाती है, इसलिए इसे हम बंगाल का शोक कहते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खादर बने हैं। निम्नलिखित अपरदन के प्रकारों में से किसमें कारण चंबल के खादर बने हैं। ऑप्शन ए दिया है आस्फलन, स्प्लैश बोलते हैं जिसको, ऑप्शन बी है आस्तर सीट के कारण, ऑप्शन सी है हमारा क्षुद्र सरिता या रिल बोलते हैं इसको, और ऑप्शन डी है हमारा अवनालिका गली या गली अपरदन। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है अवनालिका या गली अपरदन बोलते हैं, इसके कारण जो है चंबल का जो खादर खंड बने हुए हैं इसी प्रकार के अपरदन के कारण बनते हैं। और इसका मुख्य कारण ये है इस प्रकार के अपरदन का कि चंबल नदी जो है हमारी 600 मीटर ऊंची जलापाव पहाड़ी से निकलती है, जनापाव पहाड़ी जो है उससे निकलती है और बाढ़ के समय इसका जो धरातल से ऊंचाई होती है वो 130 मीटर ऊंचाई तक बहती है धरातल से, और इस कारण से जो गहरे खड्डे और बीहड़ निर्मित हो जाते हैं, इसी कारण अवनालिका अपरदन होता है इसका और गहरे खड्डे उत्पन्न हो जाते हैं। और चंबल का बीहड़ तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत प्रसिद्ध है और उसका मुख्य कारण इसका है अवनालिका अपरदन और वहाँ की चंबल नदी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मेघना निम्न में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है। मेघना निम्न में से कौन सी दो नदियों की सम्मिलित धारा है। ऑप्शन ए है हमारा गंगा और यमुना, ऑप्शन बी है गंगा और गोमती, ऑप्शन सी है गंगा और सोन, और ऑप्शन डी हमारा है गंगा और ब्रह्मपुत्र। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, क्योंकि मेघना नदी, गंगा को हम लोग बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र को यमुना कहा जाता है। और जो पश्चिम बंगाल का गंगा सागर नामक स्थान है, जब यहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तो यहाँ से इनकी सम्मिलित धारा को हम लोग मेघना कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा को हम लोग वहाँ पे गंगा सागर से मेघना कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा होगा डी। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो ऑप्शन ए है भागीरथी और अलकनंदा, ऑप्शन बी है भागीरथी और यमुना, ऑप्शन सी है भागीरथी और सरस्वती, और ऑप्शन डी है हमारा अलकनंदा तथा गंडक। तो देखिए जो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये ए है भागीरथी और अलकनंदा, यही सही ऑप्शन है, क्योंकि गंगा नदी के जो प्रमुख स्रोत हैं इनका संगम देवप्रयाग में होता है और यहीं से ये नदी, इन दोनों नदियों का भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग से होता है और देवप्रयाग से ही हम मुख्य रूप से इसे गंगा के नाम से जानते हैं। इसको हम, अगला क्वेश्चन हमारा है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने चर्चा की थी कि देवप्रयाग नामक जो स्थान है वहाँ से दोनों संगम होता है भागीरथी और अलकनंदा का, और वहीं से गंगा का मूल रूप है वो वहीं से निकल के सामने आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा होगा बी, देवप्रयाग। देखिए जो गंगा का उत्पत्ति है, कहाँ से चलती है, कहाँ से गंगा है, उसका ये एक मैप के द्वारा हमने समेटने का प्रयास किया हुआ है। तो देखिए जो उसकी उत्पत्ति है, गंगोत्री ग्लेशियर जो हमारा है उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र है, वहीं से भागीरथी की उत्पत्ति होती है। विष्णुप्रयाग से धौली गंगा के रूप में एक धारा है,
कर्णप्रयाग से पिंडर के रूप में धारा है, और नंदप्रयाग से नंदाकिनी तथा रुद्रप्रयाग से मंदाकिनी। ये चारों नदियाँ, ये चारों मिलके अलकनंदा का रूप लेती हैं, और अलकनंदा तथा भागीरथी देवप्रयाग में मिलती हैं, और देवप्रयाग से है गंगा के रूप में बाहर निकलती हैं। तो जो पिछले 2-3 क्वेश्चन हमारे थे गंगा से संबंधित, उनके लिए ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इसको आप, इस मैप को, इस चार्ट को आप लोग ध्यान से देखकर समझ लीजिएगा, ताकि इससे कई क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। तो ये रहा चार्ट, और पिछले 3 क्वेश्चनों का इस पर डिस्क्रिप्टिव उसका हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन है ये 3 क्वेश्चंस का। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन ए दिया हुआ है गंगा, ऑप्शन बी है सिंधु, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, और ऑप्शन डी है हमारा यमुना। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत में तलछट प्रवाहित करने वाली बात है, सबसे ज़्यादा गंगा है। गंगा का इसलिए कि सब मैदानी रूप में ये सबसे बड़ी नदी है, और इसका प्रवाह क्षेत्र जो है सबसे लंबा है, इस कारण ये तलछट को अपने साथ लेके चलती है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियाँ भी है तलछट लेके चलने वाली, किंतु गंगा की अपेक्षा इनमें कम तलछट पाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा है ए, गंगा नदी। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा को बहती है और ज्वारनदमुख वेला संगम बनाती है? ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है नर्मदा, और ऑप्शन डी है हमारा गोदावरी। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए, हमारी जो ऑप्शन सी है, जब हमने अभी रिफ्ट वैली के समय चर्चा की थी नर्मदा के विषय में, तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा सी, नर्मदा नदी। क्योंकि ये नर्मदा जो है अमरकंटक पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश की, वहाँ से निकलती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए भड़ूच नामक स्थान से अरब सागर में जाके मिलती है। भड़ूच नामक स्थान पे ये अरब सागर में जाके मिलती है, और इसी भ्रंश में प्रवाहित होने के कारण अपने मुहाने पर यह डेल्टा की जगह ज्वारनदमुख जो बोलते हैं, ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। डेल्टा के स्थान पर यही एक नदी है जो डेल्टा के स्थान पर ज्वारनदमुख का निर्माण करती है, और उसका मुख्य कारण ये है कि ये इसका भ्रंश में प्रवाहित होना, भ्रंश के रूप में प्रवाहित होने पर ही ये ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। फ्रेंड्स, इसका अगले पार्ट में हम जो बचे हुए पार्ट्स हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, जो नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा उसमें इसके शेष क्वेश्चन प्लस जितने भी अपवाह तंत्र हैं गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे शेयर करना, लाइक करना भूलिएगा मत। थैंक यू फ्रेंड्स।